हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ electrolytic solution, on conductance of electrolytic solution। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके पास किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? तो अब तक हमने जो चीज़ पढ़ी है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको इस 6 टर्म का मतलब, 6 टर्म्स की डेफिनेशन, 6 टर्म्स के यूनिट पता होने चाहिए। अगर आपने इतना प्रिपरेशन कर लिया है, अगर आपको इतना प्रिपेयर्ड हो गया है, तो आपको आज के लेक्चर में मेरा मानना है ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए ओके, तो बढ़ते हैं आपके टॉपिक की ओर। सबसे पहले इसमें आपको 2 चीज़ों को हाईलाइट करना है। पहली चीज़ है डाइल्यूशन और दूसरी चीज़ है कंडक्टेंस। चलिए सबसे पहले गाइस मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? हम कंडक्टेंस का मतलब क्या निकालते हैं? बोलिए, आप कंडक्टेंस किसको कहते हैं? चलिए मैं कहूँ, कंडक्टेंस को कैसा कह सकते हैं? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। मैंने ऐसा क्यों कहा? आपको पता है कंडक्टेंस का मतलब हमें क्या निकालना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने, लेकिन आपको पता है अगर आपने कोई सॉलिड लिया है, यानी कि आपने अगर कोई मेटल्स लिया हुआ है, तो मेटल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं कैरियर, चार्ज कैरियर कहते हो। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें हम क्या लेते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंस आयंस लेते हैं। मतलब कि जो आपके आयंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बोलते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेके जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैरियर या आप उसको कह सकते हो चार्ज कैरियर। चलिए, जितना इजीली इन चार्ज कैरियर का फ्लो होगा, फ्लो यानी कि जितना इजी इनका मूवमेंट होगा उतनी ही क्या होगी? कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। चलिए मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए गाइस हमने एक कंटेनर लिया है। अब कंटेनर में आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक फिलअप किया है। गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक फिलअप किया है, मान लीजिए मैं इसमें फिलअप किया है Ca। ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है Ca। मैंने Ca क्यों लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। गाइस जैसे ही एक Ca का डिसोसिएशन होगा, जैसे ही इस Ca का डिसोसिएशन होगा, उसमें से कैटायन और एनायन डिसोसिएट होंगे, यानी C माने कैटायन और A माने एनायन। चलिए यानी कि यहाँ पे डिसोसिएट होंगे C+ और A-। और बताइए अगर आपको इसका डाइल्यूट करना है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? तो अगर आपको याद ना हो तो आप केवल इसकी डेफिनेशन डाल देना। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वॉल्यूम, एडिशन नहीं, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। क्या लिख देना? इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। अब आप किसका वॉल्यूम इंक्रीज करने वाले हो? तो आप यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने वाले हो सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। आपको पता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें जो Ca है इसको हम कहते हैं सॉल्यूट। इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। मतलब कि आपने इस सॉल्यूट के अलावा मान लीजिए सॉल्वेंट के तौर पे आपने इस्तेमाल किया है H2O, वाटर का। इसका मतलब कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर। अब गाइस आपको पता है कि जो आपका वाटर है
अब जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे ही आपने वाटर का वॉल्यूम बढ़ाया, अब देखो बिफोर डाइल्यूशन, मैं यहाँ पे दो केस लेता हूँ, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। देखिए हमें यहाँ पे फ्लो को ईज करना है, फ्लो को ईज करना है मतलब कि इन दोनों की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। और आपको पता है कि इनिशियल जब दोनों के पास बिफोर डाइल्यूशन आपने वाटर को ऐड नहीं किया है, तो जो आपका C+ है और A- है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। गाइस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या ये दोनों डिसोसिएट होंगे? नहीं, मतलब कि इनका जो फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा, कम होगा। लेकिन आफ्टर डिसोसिएट, आफ्टर डाइल्यूशन आपने जैसे इसमें वाटर को ऐड किया, और आपको पता है कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि उसका डिसोसिएटिंग पावर कैसा है, ज़्यादा है। मतलब कि अब आपके पास जो C+ है और A- है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि इनका डिसोसिएशन और होगा। और जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, आपका जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट आप इस डिस्कशन से एक टर्म या एक चीज क्लियर हो गई। अगर आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब क्या, कंसंट्रेशन आपने क्या किया, डिक्रीज किया, तो आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए यहाँ पे क्लियर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो दैट कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। चलिए सॉरी, आप लिख देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा आप करोगे डाइल्यूशन, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो दैट कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियर, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही कंडक्टेंस कम होगी, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए क्लियर, ये आपका फर्स्ट फैक्टर खत्म हुआ। चलिए सेकंड फैक्टर आता है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब गाइस देखो, मैंने अभी कहा था कि जो आपके आयंस होते हैं, आयंस आर चार्ज के, यानी कि अगर आपने नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज किया, दैट विल इंक्रीज चार्ज कैरियर, वो क्या करेगा, आपके चार्ज कैरियर को भी इंक्रीज करेगा, एंड एट लास्ट दैट विल इंक्रीज योर कंडक्टेंस, वो क्या करेगा, आपकी कंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो वो क्या करेगा, जो कंडक्टेंस है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हमें इस टर्म को पढ़ना नहीं है, हमें इस टर्म को पढ़ना नहीं है, हमें केवल क्या पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। और फर्दर अब मैं एक और टर्म लिखता हूँ, इसकी इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब इसकी इफेक्ट लिखता हूँ ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गाइस अगर आपको याद हो तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म पढ़ा था अल्फा, जिसको आप कहते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आपने इसको रिवर्ट किससे किया था, अल्फा से किया था। सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूँ अल्फा का फॉर्मूला, अगर कुछ बच्चों को पता नहीं है तो इसका एक फॉर्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन एंड न्यूमेरिकल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर
डिसोसिएशन। चलिए क्लियर। यानी कि मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिया हुआ है ये वाला C और A। अब देखो आपने इसका किया डिसोसिएशन, मान लीजिए अब इसमें से बनते हैं क्या C प्लस और A माइनस। मान लीजिए इनिशियली आपने इसके 100 एटम्स लिए थे, 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर आपको मिलते हैं ये 100, यानी कि दोनों का आपको क्या मिलता है 100 मिलता है, तो आप जब लास्ट में देखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे वो 100 थे, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए 100 हुए, यानी कि 100 डिवाइड बाय 100, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा 1 आएगा, जिसको हम कहते हैं कि इसका 100% क्या हुआ है डिसोसिएशन हुआ है। 100% डिसोसिएशन, इसका मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या कहते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए फिर मैं कहता हूँ, मान लीजिए हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता है कि इसमें से आपको मिलता था एक एसिटिक आयन और एक मिलता था H+ आयन। अब मान लीजिए आपने इनिशियली लिए थे कितने 100 लिए थे कितने 100, लेकिन इसका डिसोसिएशन होने के बाद आपको मिले केवल 10, यानी कि अगर आप देखो तो इसका अल्फा कितना है 0.1, इसका मतलब कि इसका डिसोसिएशन कितना हुआ, तो इसका डिसोसिएशन कितना हुआ केवल 10%। कितना हुआ 10%। अब देखो हम दोनों पे इफेक्ट देखते हैं डाइल्यूशन की। देखिए हमने दो पार्ट लिए थे, एक हमारा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमने लिया था कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि आपने सॉल्यूशन लिया, इसमें आपके पास ये था Ca, जिसका डिसोसिएशन होने के बाद आपको मिला C+ और क्या मिला A-। गाइस इसमें से आपको 100% मिल गए, क्या हो गया है 100% मिल गए। अब मानो आपने इसमें से एक्स्ट्रा वाटर को ऐड किया, मतलब कि आपने इसका डाइल्यूशन किया। बताओ ऑलरेडी जिसका डिसोसिएशन हो गया है, क्या अब उस पर कोई सॉल्वेंट की इफेक्ट होगी? तो आप कहोगे सर नो, दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इस पे डाइल्यूशन की कोई भी इफेक्ट होनी चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मानो आपने कंटेनर लिया है, अब आपने कंटेनर में फिलअप किया है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, आपने एसिड को लिया। आपको पता है आफ्टर डाइल्यूशन जो एसिडिक आयंस होते हैं CH3COOH और जो H+ है, उसका जो डिसोसिएशन हुआ है वो तो केवल कितना हुआ है 10% हुआ है। अब बताओ बच्चों, अगर आपने इसमें बाहर से पानी को ऐड किया, जैसे आप पानी को ऐड करते हो, मैंने कहा था कि पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई है, तो वो क्या करेगा, वो इसमें से जो डिसोसिएशन हो रहे थे, कौन डिसोसिएशन हो रहा था एसिटिक आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों के जो नंबर्स है, यानी कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करेगा इंक्रीज करेगा। मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज बाय डाइल्यूशन। तो नोट करके लिखो, लिखाओ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट such as acetic acid, the degree of dissociation will increase by dilution. ओके, जो हमने डिस्कस किया था दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज ऑन अ डाइल्यूशन। चलिए मैं उसको समझाता हूँ। उससे पहले एक लॉ था जिसको कहते हैं ऑस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या नाम है? ऑस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और देखो इसने वो लॉ लिया था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ब्रैकेट में लिख देना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए
लिखिए स्टेटमेंट उसका, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप लिखो। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन in bracket by decreasing in concentration bracket close, for weak electrolyte on dilution in bracket by decreasing concentration the degree of dissociation will be increased, चलिए कैसे इंक्रीज होता है उसको मैं समझाता हूँ। चलिए हमने कहा था क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से एसिटिक एसिड। फ्रेंड्स आपको पता है अगर आपने एसिटिक एसिड लिया तो उसका डिसोसिएशन होगा किसमें, अभी हमने देखा था एसिटेट आयंस प्लस हाइड्रोनियम आयंस। गाइस चलिए मान लीजिए एट इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0, लेट्स से मैंने इसका लिया है कंसंट्रेशन C। अगर गाइस इनिशियली ये होगा मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट होगी नहीं, मतलब कि क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो लेट्स से एट टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब देखो अगर इसका 1 मोल होगा और इसका डिसोसिएशन होता है अल्फा में, तो इसमें से आपको 1 अल्फा मिलेंगे। तो गाइस अगर ये मैंने C लिया हुआ है तो ये कितने आएंगे, C अल्फा आएंगे, ये भी कितने आएंगे, C अल्फा आएंगे। बताओ अगर C अल्फा आपको मिले तो वो किसमें से मिले, इसमें से मिले, तो एट इक्विलिब्रियम अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इसकी क्या होगी, कम होगी, तो कितनी कम होगी, C अल्फा जितनी, तो C माइनस C अल्फा। चलिए अब याद कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सभी को पता है K, आपको पता है कि K का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आता है, रिएक्शन। अब देखो इसमें से आप ऊपर लिख सकते हो C² अल्फा स्क्वायर अपॉन, अगर आपने C कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस अल्फा आएगा। चलिए C कैंसल, मतलब कि क्या आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट विल बी योर कांस्टेंट K। बताओ गाइस अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अभी हमने देखा था दैट अल्फा विल बी लेस देन 1, in that case your 1 minus alpha approx to be 1, in that case you will get C alpha square is equal to K। अगर आपने पढ़ा है सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर तो दैट विल बी K अपॉन C। गाइस ये तो क्या था, कांस्टेंट था, अगर आपने कांस्टेंट को निकाल दिया तो अल्फा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C, in that case your alpha is inversely proportional to concentration C। बताओ उसने क्या कहा था, उसने कहा था ऑन डाइल्यूशन, मतलब कि आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज की। गाइस अगर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो आपको पता चलेगा बिकॉज दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, योर अल्फा दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज। चलिए क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए गाइस ये बात हुई किसकी, कंडक्टेंस की। गाइस अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर कंडक्टिविटी ऑफ। देखिए अब पहले हम देखेंगे कप्पा पे उसकी क्या इफेक्ट होती है, उसके बाद हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो गाइस आप सभी को पता था, मैंने जब इसका डेफिनेशन लिखा था कंडक्टिविटी का कप्पा का, तो आपको लिखा था क्या, कप्पा इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखा है। और गाइस अभी आपने देखा वीडियो में जरा आगे जाना, आपने एक चीज़ देखी थी दैट कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, मतलब कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। अगर आपके आयंस बढ़ेंगे इसका मतलब कि आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, अगर आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी दैट मीन्स योर कप्पा विल बी इंक्रीज। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज की, यानी कि उसको आपने डाइल्यूट किया, तो ऑन डाइल्यूशन कप्पा की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर कोई चेंज नहीं होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए फिर से मैं आपके सामने एक डायग्राम या एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। चलिए गाइस मान लीजिए कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है इसका वॉल्यूम है 1 ml, क्योंकि हमें कप्पा फाइंड करनी है तो हम इनिशियली कितना लेंगे 1 ml लेंगे। मान लीजिए आपने इसमें ऐड किया है
आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको आपने ऐड किया है Ca। गाइस अगर आप Ca को ऐड करते हो तो आपको पता है कि दैट विल बी C+Na-। बताओ गाइस इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने थे? नंबर ऑफ आयंस 2 थे। नंबर ऑफ आयंस कितने? 2 आयंस है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो कप्पा है इज इक्वल टू 2 आयन, या आप ऐसे कह सकते हो कि कप्पा इज प्रोपोर्शनल टू 2 आयन। चलिए ठीक है। बताओ गाइस अब आपने इसको डाइल्यूट किया, अब आपने इसको क्या किया? डाइल्यूट किया, और आपने इसमें 1 ml वाटर को ऐड किया है। क्या किया है? 1 ml वाटर को ऐड किया है। गाइस आपने जैसे इसमें अब वाटर को ऐड किया है आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा 2 ml। गाइस अब मुझे बताओ आपको कप्पा फाइंड करनी है 1 ml के लिए। गाइस इनिशियली 1 ml में 2 आयंस थे। ऑन अ डाइल्यूशन अब आपका वॉल्यूम कितना है? 2 ml। गाइस बताओ 2 ml में आयन कितने हैं आपके पास? आयन तो इतने ही 2 आयन से। गाइस अब बताओ अगर अब आप कप्पा फाइंड करना चाहते हो दैट इज अ कंडक्टेंस ऑन 1 ml। अगर 2 ml में 2 आयन थे तो इन 1 ml सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू 1, यानी कि अब आपका कप्पा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ऐसा लिख सकते हो कप्पा इज प्रोपोर्शनल टू 1। ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको समझाना हो कि ऐसा होता है। देखो गाइस यहाँ पे देखो इनिशियली कप्पा की वैल्यू कितनी थी? प्रोपोर्शनल टू 2। यहाँ पे देखो कप्पा की वैल्यू क्या हुई? प्रोपोर्शनल टू 1। दैट मीन्स ऑन डाइल्यूशन कप्पा के दैट विल बी डिक्रीज। क्या होगा? कप्पा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। चलिए क्लियर? यस या नो? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम आगे डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी लैम्ब्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्ब्डा e। चलेगा सबसे पहले आपको इन दोनों के फॉर्मूले पर पहुँच चाहिए। दैट इज द लैम्ब्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन मोलारिटी। गाइस इसका फॉर्मूला आपको पता है इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन नॉर्मलिटी। गाइस अगर आपको याद हो तो आप इसको कह सकते हो n अपॉन वॉल्यूम v, जिसको आप कहते थे VNL। गाइस बताओ हमने तो मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स कंडक्टेंस फॉर 1 मोल दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल कितने लेते थे? 1 लेते थे। तो अब आपकी मोलारिटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन VNL। चले इसको लेके प्लेस कीजिए तो आप लैम्ब्डा m की वैल्यू लिखोगे 1000 इंटू के अपॉन 1 अपॉन VNL दैट विल बी। अब देखो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर दूँ फॉर योर ईज। अगर आपने इसको लीटर में ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी एंड दिस विल बी योर कप्पा इंटू वॉल्यूम। चलिए एक आ गया। गाइस सेम वे आपको इसका क्या मिलेगा? लैम्ब्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम इन लीटर में। बच्चों बताओ अभी हाँ आपने देखा कि अगर आपने डाइल्यूशन किया तो कप्पा की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो दोनों के लिए आप ऐसा लिख सकते हो दैट ऑन, दोनों के लिए कॉमन है ठीक है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला कैसे सेम। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी दैट इज योर कप्पा दैट विल बी डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। गाइस अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपने जो वॉल्यूम है वो चेंज क्या होता है? ऑन अ डाइल्यूशन आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बढ़ाए, लेकिन आपने क्या किया है? वॉल्यूम बढ़ाया है। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया है इसका मतलब कि कंडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम किसका है?
ये वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का है, और अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम बढ़ाया या फिर आपने सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाया इनिशियली या फाइनली, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम V लीटर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो गाइस, अगर आप देखो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है गाइस, ये कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है कि रिजल्टेंट होगा एक इस डायरेक्शन में होगी एक इस डायरेक्शन में होगी तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली अब जो लिखा रहा हूँ उसको रिजल्ट करना। एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम VL effectively increase with respect to conductivity kappa। मतलब कि ये तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। दैट मीन्स हैंस लैम्ब्डा m and lambda eq will be increase on dilution। बस गाइस, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ ऑन डाइल्यूशन, कौन कौन सी क्वांटिटी होगी और उसका क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखना फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पे लिखना इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए, हमने सबसे पहले किसको देखा था, हमने सबसे पहले देखा था कंडक्टेंस G को। आपको पता है कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज, तो ये क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर आपको पता था, अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ब्रैकेट में लिखना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा था वीक तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, कंडक्टिविटी की। अभी डिस्कस किया तो आपने देखा था दैट कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अभी देखो हमने देखा लैम्ब्डा m मोलर कंडक्टिविटी, लैम्ब्डा EQ एंड कंडक्टिविटी, देखो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। दैट मीन्स लैम्ब्डा m एंड लैम्ब्डा EQ बोथ आर। गाइस, क्वाइट इजी टॉपिक है, आप खुद से ही दिमाग लगाइए, खुद से ही लॉजिक लगाइए, आपको लॉजिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।